ये चैनल किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग, बेटिंग या इलीगल गेमिंग का समर्थन नहीं करता। ये वीडियो केवल एजुकेशनल, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जो भी रियल मनी गेम पर बैन लगा है उस संबंध में हमने टेक्निकल बातें तो बहुत कर ली। संविधान क्या कहता है या फिर किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगी, जीएसटी का मुद्दा क्या है, बैन लगना सही है नहीं सही है, ब्लैंकेट बैन सही है नहीं सही है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बहुत डिस्कशन कर लिया। लेकिन अब कुछ ऐसे सीरियस मुद्दे हैं जिनको मैं इस और आने वाले अपने एपिसोड्स में उठाना चाहता हूं, और वह है एडिक्शन, परिवारों के बर्बाद होने की कहानियां, सुसाइड की कहानियां या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की कहानियां, जो एलिगेशन सरकार अब तक लगाती आ रही है और जिसके बल पर यह पूरा ब्लैंकेट बैन लागू किया गया था। और जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स बनाकर आपको यह जानकारी दी थी कि अब इस मुद्दे पर मैं थोड़ा और विस्तार से रिसर्च कर रहा हूं और थोड़े और गंभीर वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें मैं यह बात बताने की कोशिश करूंगा कि क्या सच में जो अभी फैंटेसी गेम्स चल रही हैं, बेटिंग गेम्स चल रही हैं, वह लोगों के बर्बादी का कारण बना या फिर बर्बादी का कारण कोई और बेटिंग ऐप्स है या दूसरे तरफ के गेम्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में डैमेज किया, ताकि एक बड़ा पिक्चर आप लोगों के सामने पता चले कि जो सरकार क्लेम कर रही है उसमें क्या दम है और कहां तक दम है। सिर्फ इस वीडियो को देखकर किसी कंक्लूजन पर आप न पहुंचे कि मैं किसी गेम के खिलाफ बोल रहा हूं, बल्कि आगे आने वाली वीडियो में आप समझेंगे कि इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया था। हालांकि जो इस वीडियो में जानकारी दी गई है वह भी बहुत इंफॉर्मेटिव है और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो और सीरीज और समझते हैं कि जो सोशल कंसर्न सरकार ने दिखाया था वह आखिर है क्या, उसमें सच्चाई क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। भारत में पिछले कुछ वर्षों में यदि किसी ऑनलाइन गेम ने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा की है तो उनमें एविएटर और एस्ट्रोनॉट जैसे क्रैश गेम का नाम सबसे ऊपर आता है। लाखों युवाओं ने इन्हें कम समय में पैसा कमाने का आसान तरीका समझ लिया, लेकिन धीरे धीरे यह केवल एक गेम नहीं बल्कि एक बड़े डिजिटल बेटिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया। आज स्थिति यह है कि इन गेम्स को लेकर साइबर पुलिस, फाइनेंशियल एजेंसीज, गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर तक अलर्ट मोड में आ चुके हैं। कई लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, कई परिवार कर्ज में डूब गए हैं और हजारों युवा एडिक्शन की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एविएटर और एस्ट्रोनॉट जैसे गेम्स शुरू कैसे हुए, उनका सिस्टम क्या है और वे भारत तक कैसे पहुंचे, उनके पीछे फॉरेन लिंक्स क्या है और आखिर युवाओं को इस गेम के कारण क्यों सफर करना पड़ा, समझेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, क्रैश गेम की शुरुआत ट्रेडिशनल कैसीनो कल्चर से नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी गैम्बलिंग वर्ल्ड से मानी जाती है। लगभग 2010 के आसपास ऑनलाइन क्रिप्टो बेटिंग वेबसाइट पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें यूजर्स बिटकॉइन लगाकर एक मल्टीप्लायर गेम खेलते थे। स्क्रीन पर एक लाइन ऊपर जाती थी और किसी भी समय अचानक क्रैश हो जाती थी। प्लेयर को क्रैश होने से पहले कैश आउट करना होता था। यदि सही समय पर पैसा निकाल लिया तो प्रॉफिट और यदि देर हो गई तो पूरा पैसा खत्म। यही कॉन्सेप्ट बाद में क्रैश गैम्बलिंग कैटेगरी के रूप में पॉपुलर हो गया। शुरुआती प्लेटफॉर्म्स में बस्टाबिट जैसे नाम सामने आए जिन्होंने क्रिप्टो गैम्बलर्स के बीच इस कॉन्सेप्ट को फेमस बनाया। धीरे धीरे कैसीनो कंपनीज ने समझ लिया कि यह फॉर्मेट ट्रेडिशनल रोलेट या कार्ड से कहीं ज्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि इसमें रिजल्ट कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है। इसी इन्वायरमेंट में एस्टोनिया की गैम्बलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी स्प्राइड सामने आई, जिसने 2018 में एविएटर नाम का गेम लॉन्च किया। कंपनी ने इसे सिंपल, फास्ट और एक्साइटिंग मल्टीप्लेयर क्रैश गेम के रूप में मार्केट किया। गेम में एक एनिमेटेड प्लेन दिखता था जो उड़ता जाता था और उसके साथ मल्टीप्लायर बढ़ता जाता था। यूजर को तय करना होता था कि प्लेन क्रैश होने से पहले किस मल्टीप्लायर पर कैश आउट करना है। यदि प्लेन क्रैश होने से पहले पैसा निकाल लिया तो प्रॉफिट और यदि देर हो गई तो पूरा पैसा खत्म। जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं कि स्क्रीन पर
एक प्लेन, रॉकेट या ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। उसके साथ मल्टीप्लायर बढ़ता रहता है, 1.10x, 1.50x, 2x, 10x, कभी कभी 100x। आप राउंड शुरू होने से पहले पैसे लगाते हो, मान लेते हैं 100 रुपए। अब दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपने उस प्लेन के क्रैश होने से पहले कैश आउट कर लिया, मान लो 2x पर कैश आउट किया, तो 100 का 200 रुपए बन गए। और अगर कहीं ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया और आपने कैश आउट नहीं किया तो पूरा 100 रुपया गया। यही पूरा गेम है। इसी प्रकार से मान लो आपने 500 रुपए लगाए, मल्टीप्लायर 1.8x तक गया, आपने कैश आउट कर लिया, आपको 900 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 5x का इंतजार करते रहे और गेम 2.1x पर ही क्रैश हो जाता है तो पूरा का पूरा 500 रुपया डूब गया। इसी वजह से लोग ग्रीड में आकर ज्यादा वेट करते हैं और अक्सर पैसा हार जाते हैं। एक्चुअली यह इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था कि कोई भी नया यूजर कुछ सेकंड्स में गेम समझ सकता था। यही सिंप्लिसिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बाद में अलग अलग कंपनीज और इलीगल बेटिंग नेटवर्क्स ने इसी आइडिया की कॉपी बनाकर एस्ट्रोनॉट, रॉकेट क्रैश, स्पेस XY और कई दूसरे नामों से सिमिलर गेम लॉन्च कर दिया। एस्ट्रोनॉट में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां प्लेन की जगह रॉकेट उड़ता है। इन गेम्स की ग्रोथ तेजी से हुई क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट करता है। ट्रेडिशनल गैम्बलिंग में रिजल्ट आने में समय लगता है, लेकिन क्रैश गेम में हर राउंड 5 से 15 सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि यूजर्स कुछ ही मिनटों में दर्जनों बेट लगा सकता है। यही चीज ब्रेन में डोपामाइन साइकिल क्रिएट करती है। जब किसी राउंड में मल्टीप्लायर 20x या 50x तक जाता है तो यूजर्स को लगता है कि अगली बार वह बड़ा पैसा जीत सकता है। यदि वह हार जाता है तो उसके मन में रिकवरी की भावना आ जाती है और यही साइकिल इस क्रैशिंग गेम के एडिक्शन की जड़ मानी जाती है। एविएटर और एस्ट्रोनॉट पर सबसे बड़े आरोप ये लगाए जाते हैं कि ये गेम्स पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते और ऑपरेटर्स या मैनेजर्स अपने फायदे के हिसाब से सिस्टम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कई यूजर्स का दावा है कि नए अकाउंट को शुरुआत में जीतने दिया जाता है ताकि भरोसा बने, और जब यूजर बड़े पैसे लगाने लगता है तब लगातार क्रैशेस आने लगते हैं। उन्होंने इस बात को नोटिस किया है कि जब बहुत सारे यूजर्स हाई मल्टीप्लायर का वेट कर रहे होते हैं तब गेम जल्दी क्रैश हो जाता है। इससे सस्पिशन पैदा होता है कि ऑपरेटर बैकएंड डेटा देखकर रिस्क मैनेज कर सकता है। गेम अक्सर 1.99x, 2.01x जैसे पॉइंट्स पर क्रैश करता दिखाई देता है। इससे प्लेयर्स को लगता है कि बस थोड़ा सा मिस हुआ और वह दोबारा खेलने लगता है। गैम्बलिंग इंडस्ट्री में इसे साइकोलॉजिकल ट्रैप कहा जाता है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम, यूट्यूब पर एविएटर प्रेडिक्टर, हैकबॉट, सिग्नल ग्रुप बेचे जाते हैं। आरोप है कि कई एफिलिएट प्रमोटर्स जानबूझकर फेक विनिंग स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं ताकि लोग ज्यादा डिपॉजिट करें। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स का यह भी कंप्लेन है कि छोटे अमाउंट तो आसानी से विड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन बड़ी विनिंग पर अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है और सस्पिशियस एक्टिविटी बोलकर विड्रॉल को रोक दिया जाता है। कुछ यूजर्स का मानना है कि गेम में फेक ऑटोमेटेड अकाउंट्स दिखाए जाते हैं जो ह्यूज विनिंग्स दिखाते हैं ताकि रियल यूजर्स मोटिवेट हो सकें। दिक्कत यह है कि इसका पब्लिक प्रूफ हमेशा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन गैम्बलिंग फोरम में यह कॉमन एलिगेशन है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे एल्गोरिदम रैंडम हो, सिस्टम इस तरह डिजाइन होता है कि लॉन्ग टर्म में प्लेटफॉर्म प्रॉफिट में ही रहे। इसे हाउस एज कहते हैं, मतलब कुछ लोग जीतेंगे लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी लूज करेगी। और चूंकि इन तरह के बेटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफशोर कंट्रीज से चलते हैं, यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा नहीं होता। इंडियन रेगुलेटर्स के डायरेक्ट ऑडिट के बिना लोग मानते हैं कि बैकएंड मैनिपुलेशन पूरी तरीके से संभव हो सकता है। हालांकि एविएटर और एस्ट्रोनॉट जैसे गेम्स के ऑपरेटर दावा करते हैं कि उनका एल्गोरिदम प्रोबेबली फेयर टेक्नोलॉजी और रैंडम नंबर जनरेटर यानी कि RNG पर आधारित है। कंपनीज कहती है कि हर राउंड का रिजल्ट रैंडम होता है और किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। बहरहाल भारत में इन गेम्स के एंट्री का सबसे बड़ा कारण
सस्ता इंटरनेट और यूपीआई रिवॉल्यूशन था। जब स्मार्टफोन सस्ते हुए और हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट पहुंचा, तब बेटिंग इकोसिस्टम ने भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखना शुरू किया। 2022 से 2024 के बीच आईपीएल सीजन, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम रील्स ने एविएटर को मैसिव लेवल पर प्रमोट करना शुरू किया। 100 रुपए से 10,000 कमाओ, एविएटर ट्रिक, एविएटर प्रिडिक्टर, एआई सिग्नल जैसे टाइटल्स वाले वीडियो करोड़ों व्यूज लेने लगे। कई इन्फ्लुएंसर्स एफिलिएट लिंक्स के जरिए यूजर्स को बेटिंग वेबसाइट तक भेजते थे और हर नए डिपॉजिट पर कमीशन कमाया करते थे। धीरे धीरे यह पूरा इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की तरह काम करने लगा। टेलीग्राम ग्रुप्स में फेक एक्सपर्ट्स यूजर्स को सिग्नल्स बेचे जाते थे। दावा किया जाता था कि उनके पास एल्गोरिदम हैक करने का तरीका है या वे क्रैश होने का सही समय प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में यूजर्स को कुछ छोटी विंस भी दिखाई जाती थी ताकि उनका विश्वास बढ़े और फिर उनसे बड़े डिपॉजिट करवाए जाते थे। कई लोग अपने सैलरी, सेविंग्स और लोन तक इस बेटिंग साइकिल में झोंकने लगे। सबसे खतरनाक हिस्सा यह था कि अधिकांश एविएटर और एस्ट्रोनॉट ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अवेलेबल ही नहीं थे। गैम्बलिंग पॉलिसीज के कारण प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर ऐसे ऐप्स को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसलिए ऑपरेटर्स ने दूसरा रास्ता निकाला। यूजर्स को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बायो लिंक्स और इन्फ्लुएंसर रेफरल पेजेस के जरिए एपीके फाइल्स भेजी जाने लगी। यूजर्स अननोन सोर्स से एपीके इंस्टॉल करते थे, परमिशन देते थे और बेटिंग शुरू हो जाती थी। बहुत से लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि वे एक अनरेगुलेटेड ऑफशोर गैम्बलिंग नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं, या सही मायनों में कहूं तो शिकार बन चुके हैं। यहीं से साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ना शुरू हुआ। अननोन एपीके फाइल्स मैलवेयर, डाटा थेफ्ट और बैंकिंग फ्रॉड का बड़ा सोर्स बन सकती है। कई फेक एविएटर एप्स यूजर्स का बैंकिंग डेटा और ओटीपी तक चुराने के आरोपों में सामने आए। साइबर एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी देते रहे कि साइड लोडेड गैम्बलिंग एपीकेज बेहद रिस्की हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इन गेम्स के पीछे फॉरेन लिंक्स भी लगातार चर्चा में रहे। एविएटर का ओरिजिनल डेवलपमेंट एस्टोनिया बेस्ड कंपनी स्प्राइब से जुड़ा हुआ बताया जाता है, लेकिन भारत में जो बेटिंग इकोसिस्टम फैला वह अक्सर ऑफशोर कैसीनो नेटवर्क्स के जरिए ऑपरेट हुआ। दिक्कत यह थी कि इनमें से अधिकतर प्लेटफॉर्म क्यूरेकाओ जैसे ज्यूरिसडिक्शन में लाइसेंस्ड होने का दावा करते थे। कई वेबसाइट्स क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करती थी और सर्वर भारत के बाहर होस्ट किए जाते थे। यही कारण था कि इंडियन एजेंसीज के लिए इन पर डायरेक्ट एक्शन लेना आसान नहीं था। भारत में एविएटर और एस्ट्रोनॉट जैसे क्रैश बेटिंग गेम्स को लेकर शुरुआत में लोगों के बीच काफी क्रेज देखने को मिला। खासकर युवाओं ने इसे जल्दी पैसा कमाने का आसान रास्ता समझा। कम पैसे से शुरुआत और हर कुछ सेकंड्स में रिजल्ट आने की वजह से बहुत लोग तेजी से इसमें जुड़ गए। कई यूजर्स को शुरुआत में छोटे प्रॉफिट्स भी मिले, जिससे उन्हें लगा कि वे गेम का पैटर्न समझ चुके हैं और लगातार कमाई कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी इन गेम्स को लेकर सोच बदलने लगी। बहुत से लोगों ने पैसे गंवाए, एडिक्शन बढ़ने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की शिकायत भी सामने आई। कई फैमिलीज ने आरोप लगाया कि युवाओं ने सेविंग्स और सैलरी तक इसमें खो दी है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। सोशल मीडिया पर भी अब धीरे धीरे ऐसे वीडियोस और पोस्ट्स आने लगे जहां लोग बताने लगे कि क्रैश गेम्स ने उन्हें कर्ज और तनाव तक पहुंचा दिया है। इसी कारण जानकार अब एविएटर और एस्ट्रोनॉट को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रिस्की ऑनलाइन बेटिंग ट्रेंड मानने लगे हैं, जो आसान कमाई का सपना दिखाकर लोगों को बड़े नुकसान तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एंगल ने सिचुएशन को और गंभीर बना दिया। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कई युवाओं की जिंदगी इन गेम्स के कारण बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इस क्रैशिंग गेम की सबसे डेंजरस बात यह है कि व्यक्ति हारने के बाद भी गेम छोड़ नहीं पाता। उसे लगता है कि अगली बार वह अपना लॉस रिकवर कर लेगा, बस एक बार और वह चलता ही जाता है। यही सोच उसे लगातार डीपर ट्रैप में ले जाती है। और आश्चर्य की बात है कि कई रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि कुछ लोग इलीगल अकाउंट रेंटिंग और साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज तक में शामिल हो गए हैं ताकि वे अपने नुकसान को पूरा कर सकें।
एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि एविएटर और एस्ट्रोनॉट जैसे क्रैश गेम्स केवल इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स तो नहीं हैं, वे मॉडर्न डिजिटल गैम्बलिंग इकोनॉमी का हिस्सा हैं, जहां साइकोलॉजी, फास्ट पेमेंट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऑफशोर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जो बेहद एडिक्टिव है और फाइनेंशियली डेंजरस हो सकता है। इन गेम्स ने कुछ लोगों को टेम्पररी प्रॉफिट जरूर दिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स लॉसेस, एडिक्शन, लीगल ट्रबल्स और मेंटल स्ट्रेस में फंस गए हैं। भारत में इनके खिलाफ एक्शन का मुख्य उद्देश्य केवल गैम्बलिंग रोकना नहीं, बल्कि उससे जुड़े साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क्स को नियंत्रित करना भी था। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि डिजिटल वर्ल्ड में यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बेटिंग इकोसिस्टम लगातार नए रूप में और नए नाम के साथ वापस आने की कोशिश करता रहता है और यह क्रैशिंग गेम्स भी नए नए रूप में लोगों के सामने आ रहा है। बट नो डाउट यह बहुत एडिक्टिव है और फाइनेंशियली बहुत डेंजरस है, जो किसी भी यूजर्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में ढकेलने की कुवत रखता है। इसलिए इन तरह के गेमों से पूरी तरीके से सावधान रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।